छात्र छात्राओं, आज हम कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान विषय में अध्याय 9 स्वतंत्रता आंदोलन और से संबंधित घटनाओं के बारे में हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे। इस आंदोलनों में अंग भंग और स्वदेशी आंदोलन के बारे में हम आपको विस्तार से जानकारी देने वाले हैं। देखिए कि राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में अनगिनत व्यक्तियों, संस्थाओं और घटनाओं का योगदान रहा। प्रारंभिक वर्षों में उदारवादी नेताओं ने अपने तरीके से देश का नेतृत्व किया, परंतु बाद में नेतृत्व उग्र राष्ट्रवादियों के हाथ में चला गया। उग्र राष्ट्रवादियों ने अपने असीम देश प्रेम और बलिदान त्याग के द्वारा स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा और गति दी। तिलक और महात्मा गांधी जैसे राष्ट्रवादी नेताओं ने विरोध प्रतिरोध करने के लिए अपने तरीके द्वारा राष्ट्रवाद के आध्यात्मिक तथा सांस्कृतिक एनी बेसेंट, देशबंधु और चित्तरंजन दास, सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने अपना आंतरिक प्रकाश किया, जिसमें अपने ढंग से कार्य करने का साहस था। प्रस्तुत अध्याय में स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रमुख घटनाओं का उल्लेख किया गया है। देखिए कि बंग भंग आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन। बंग भंग आंदोलन मतलब बंगाल का विभाजन, और बंगाल के विभाजन के उपरांत जो स्वदेशी चीज़ों का उपयोग भारतीयों ने किया, विदेशी चीज़ों का निरादर और स्वदेशी चीज़ों को अपनाया, वही इसी आंदोलन के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल का सबसे अविवेकपूर्ण निर्णय बंगाल का विभाजन रहा है। तो बंगाल का विभाजन किसके शासनकाल में हुआ? तो लॉर्ड कर्जन। उस समय बंगाल प्रांत में बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा सम्मिलित थे। बंगाल, बिहार, उड़ीसा और असम सम्मिलित थे। यह भारत का एक विशाल प्रांत था। लॉर्ड कर्जन का विचार था कि प्रशासनिक दृष्टि से एक लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा अपने इतने विशाल प्रांत पर कुशलतापूर्वक शासन किया जाना संभव नहीं है। उसे औचित्यपूर्ण सिद्ध करने के लिए कर्जन ने बंगाल को 2 भागों में विभाजित करने की योजना बनाई। तो बंगाल का विभाजन, एक मुख्य कारण बंगाल का विभाजन क्यों किया गया था? तो बंगाल का विभाजन इसलिए किया गया था कि कोई भी एक लेफ्टिनेंट जनरल इतने बड़े राज्य में शासन नहीं कर सकता। यदि इसके टुकड़े कर दिए जाएं तो इस पर शासन करने में सुविधा होगी, इसलिए बंगाल का विभाजन किया गया। बंगाल विभाजन के प्रस्ताव की खबर पूरे बंगाल में तेजी से फैल गई। विरोध की आवाज़ें उठने लगी और विभाजन की आड़ में हिंदू मुस्लिम एकता वैमनस्य की भी फैलाना था, मतलब हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़वाना भी था। दिसंबर 1903 में जब बंगाल विभाजन के प्रस्ताव की जानकारी लोगों को हुई तो पूरे बंगाल में इसके विरोध में आंदोलन होने लगे। केवल पूरी बंगाल में ही इस विभाजन के विरोध में 500 से अधिक बैठकें हुई। विभाजन के विरोध में लगभग 40-50 हज़ार पर्चे छपाकर पूरे बंगाल में बंटवाए गए। इसी क्रम में कलकत्ता के टाउन हॉल में एक विशाल विरोधी सभा हुई और व्यापक जन आंदोलन के बाद भी ब्रिटिश सरकार ने 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कर दी। विभाजन के विरोध में अब संघर्ष का दूसरा तरीका अपनाया गया। जगह जगह विदेशी माल के बहिष्कार की प्रक्रिया हुई और 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा कर दी गई। तो स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा कब हुई? तो 7 अगस्त 1905 को। अंततः 11 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावशील हो गया और जब बंगाल विभाजन हुआ उसके अनुसार देखिए किस प्रकार से बंगाल का विभाजन किया गया और कौन सा क्षेत्र किसे दिया गया, इसके बारे में हम देखते हैं। देखिए कि बंगाल का विभाजन पूर्वी बंगाल 2 भागों में बटा बंगाल, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। आपको ध्यान देना है, पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल। पूर्वी बंगाल में पूर्वी बंगाल और असम को मिलाकर के एक नया प्रांत बनाया गया, जिसमें राजशाही, चटगांव और ढाका और ये 3 जिले सम्मिलित किए गए। इस भाग में मुसलमानों की संख्या हिंदुओं की अपेक्षा अधिक थी और इस प्रांत की राजधानी क्या रखी गई? तो ढाका रखी गई। तो बंगाल की राजधानी क्या हो गई? ढाका। फिर आता है पश्चिमी बंगाल। पश्चिम बंगाल में बिहार और उड़ीसा को मिलाकर के दूसरा प्रांत बनाया गया। इस क्षेत्र में हिंदुओं की संख्या मुसलमानों से अधिक थी, अतः इस प्रांत की राजधानी कलकत्ता रखी गई। बंगाल का विभाजन प्रशासनिक कारणों से नहीं बल्कि राजनीतिक कारणों से किया गया था। तो बंगाल का विभाजन प्रशासनिक कारणों से नहीं किया गया था, राजनीतिक कारणों से किया गया था। लॉर्ड कर्जन राष्ट्रीय चेतना के केंद्र
बंगाल पर आघात कर उसे कमज़ोर बनाना चाहते थे। लॉर्ड कर्जन का एक उद्देश्य हिंदू और मुसलमानों की जो संगठित शक्ति थी उसे तोड़ना था। इसका मुख्य उद्देश्य हिंदू मुसलमानों की संगठित शक्ति को तोड़ना था। विभाजन की खबर पाते ही पूरे बंगाल में एक दिन का शोक दिवस के रूप में मनाया गया और लोगों ने उपवास रखा, जुलूस निकाले, हड़ताल घोषित की और सड़कों पर वंदे मातरम गाते हुए प्रदर्शन किया। लोगों ने एक दूसरे के हाथों में राखी बांधकर यह बताने का प्रयत्न किया कि अंग्रेज लोग हमें बांट नहीं सकते, हम एक हैं और एक ही रहेंगे। और आंदोलनों के दौरान सुरेंद्रनाथ बनर्जी, कृष्ण कुमार मिश्र और पृथ्वीराज राय और आनंद मोहन बोस आदि नेताओं ने विभिन्न जन सभाओं को संबोधित कर विरोध का स्वर मुखर किया। बंगाल विभाजन की घटना ने राष्ट्रीय आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन को नई दिशा दी। इसी प्रकार से स्वदेशी आंदोलन ये हुआ बंगाल आंदोलन, उसी प्रकार से स्वदेशी आंदोलन। राष्ट्रवादी नेता स्वदेशी मतलब कि स्वदेश मतलब अपना देश, स्वयं का देश, स्वयं के देश के बारे में सोचना, स्वयं के देश की वस्तुओं का उपयोग करना, स्वयं के देश की नौकरी करना, न कि विदेशी नौकरी। तो इस प्रकार से ब्रिटिश सरकार पर दबाव डालने का राजनीतिक शस्त्र बनाना चाहते थे। स्वदेशी समर्थकों का विचार था कि भारत और ब्रिटेन के हित परस्पर विरोधी हैं। भारत और ब्रिटेन एक दूसरे के विरोधी हैं। ब्रिटेन को भारत छोड़ने के लिए व्यापारिक हितों पर आघात पहुंचाना जरूरी है और स्वदेशी के समर्थक देश का धन विदेशों में जाने से रोकने के लिए और बढ़ती हुई निर्धनता को रोकने के लिए स्वदेशी वस्तुओं का निर्माण एवं उपयोग आवश्यक मानते थे। स्वदेशी के विचार को कार्य रूप देने के लिए राष्ट्रवादी ने कपड़ा मिलें, साबुन और माचिस आदि के उद्योग स्थापित करने तथा राष्ट्रीय बैंक आरंभ करने के लिए पूंजी इकट्ठा करना आरंभ किया। स्वदेशी शिक्षा संस्थानों को खोला जाना आरंभ किया। जो स्वदेश के शिक्षा संस्थान थे उसको खोला जाना आरंभ किया। धीरे धीरे स्वदेशी का उपयोग देशभक्ति का प्रतीक बन गया। इसी प्रकार देखिए 1905 के कांग्रेस अधिवेशन के समय स्वदेशी प्रदर्शनी लगाई गई। इसी अधिवेशन में राष्ट्रीय शिक्षा के लिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के बारे में विचार किया गया। देवनागरी लिपि का अधिक से अधिक उपयोग पर बल दिया गया। कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया और 1905 में प्रथम बार वंदे मातरम को कांग्रेस का बनारस अधिवेशन आरंभ हुआ। तो प्रथम बार वंदे मातरम गीत के द्वारा कांग्रेस का अधिवेशन आरंभ हुआ था। धीरे धीरे यह आंदोलन पूरे देश में फैल गया और रावलपिंडी, कांगड़ा, मुल्तान और हरिद्वार में स्वदेशी आंदोलन खूब फला फूला और सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में इस आंदोलन का नेतृत्व किया। चिदम्बर पिल्ले ने मद्रास में इस आंदोलन का नेतृत्व किया और बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष जैसे नेताओं ने आंदोलन के मध्य एक राजनीतिक संघर्ष आरंभ कर दिया। उन्होंने स्वदेशी और स्वराज्य और बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा को अपना लक्ष्य माना या ये इनके शस्त्र थे। स्वदेशी आंदोलन पर उग्र राष्ट्रवादी नेताओं की पकड़ मजबूत हो चुकी थी। उग्र राष्ट्रवादियों ने अपने विचार, योजनाएं और तरीके अपनाए और आम जनता के सामने रखे। उन्होंने व्यापक आंदोलन के माध्यम से राजनैतिक स्वाधीनता और स्वाधीनता हासिल करने का लक्ष्य रखा। आंदोलनकारियों ने केवल विदेशी कपड़ों का ही बहिष्कार नहीं किया अपितु सरकारी स्कूल, अदालतों, उपाधियों, सरकारी नौकरी आदि का भी बहिष्कार किया। अरविंद घोष और उग्र राष्ट्रवादी नेता इस बात की वकालत करते रहे कि यदि अंग्रेजी हुकूमत का दमन का रास्ता अपनाएगी तो उसका हिंसक प्रतिरोध किया जाएगा। इस आंदोलन में विदेशी सामान के बहिष्कार को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली और आंदोलनकारी लोग विदेशी कपड़ों की होली तो जला ही रहे थे। औरतों ने विदेशी वस्तुओं का भी बहिष्कार किया। धोबियों ने विदेशी कपड़े धोने से मना कर दी। यहाँ तक कि विदेशी चीनी से बनी प्रसाद महंतों और पुजारियों ने लेने से मना कर दिए और आंदोलन को सर्वव्यापकता से भारतीयों के मन से स्वराज्य की भावना बलवती हुई। फिर देखिए कि बंग भंग और स्वदेशी आंदोलन के क्या प्रभाव हुए। तो 1905 के बंगाल विभाजन के दूरगामी परिणाम देखिए।
बंग भंग के कारण एकता की भावना का विकास हुआ। स्वदेशी के प्रति नागरिकों का सम्मान बढ़ा, जिससे मृत प्राय जो हथकरघा और रेशम बुनाई आदि के जो जो हाथ से बुनने वाली जो चीज़ें थी मृत हो पड़ी थी, उनका नवजीवन हुआ, संचार हुआ। और बंग भंग के कारण स्वावलंबन की भावना का विकास हुआ। यह आंदोलन स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता के साथ जुड़ा हुआ था। लोगों में यह भावना पैदा हुई कि अपने प्रगति के लिए वे स्वयं आगे आएं, आत्मनिर्भरता के लिए स्वदेशी उद्योग अस्तित्व में लाएं। शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन आया और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन के तरह ही बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना हुई। इसके प्राचार्य अरविंद घोष बने। इसी के साथ बहुत कम समय में अनेक राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना हुई। देश भाषा क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा का पाठ्यक्रम तैयार हुआ। बंग भंग के कारण सांस्कृतिक चेतना का विकास हुआ। रविन्द्रनाथ टैगोर, रजनीकांत सेन और द्विजेंद्र लाल राय, मुकुंद दास और सैयद अबू मोहम्मद आदि के लिखे गीत क्रांतिकारी और स्वतंत्रता प्रेमियों के प्रेरणा स्रोत बने। बंग भंग के बाद अंग्रेजों ने साम्राज्यवादी वैमनस्य फैलाने का काम किया। उन्होंने बहुत हद तक वे सफल भी हुए और अंग्रेज स्वदेशी आंदोलन को कमजोर करने के लिए समय समय पर मुसलमानी संप्रदाय को भड़काते रहे। अंग्रेजों के इशारे पर इंडियन मुस्लिम लीग का गठन हुआ। अंग्रेजों के इशारे पर ही ढाका के नवाब सलीमुल्लाह ने स्वदेशी आंदोलन का विरोध किया था। और स्वदेशी आंदोलन के बारे में हमने जानकारी अध्ययन की है। अब इससे आगे में हम गांधी युग और सूरत की फूट के बारे में आपको बताएंगे। इसलिए आप लगातार इस वीडियो को जो प्राप्त कर रहे हैं उन्हें देखते जाइए और जो क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं और जो जनरल नॉलेज की चीज़ें हैं आप उसको अपने नोट्स में तैयार कीजिए। धन्यवाद।